हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक क्वेश्चन होमोजीनियस इक्वेशन पर ये आपके सामने है। कह रहा है बी का मान बताइए जब यह होमोजीनियस इक्वेशन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। फिर दूसरा क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। और एक और इसमें शामिल चीज क्या है, कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये भी इसमें शामिल है। और चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको आगे रखेंगे। तो पहला कह रहा है कि बी का मान बताइए जब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। तो यहां पर पहला पार्ट फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए यानी क्या होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, पता है ना। फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, ईच अननोन इज इक्वल टू जीरो। अननोन क्या है, एक्स वाई जेड आपका है ना। तो ईच अननोन इज इक्वल टू जीरो इज नोन एज क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहां पर आपका क्या हुआ ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो और जेड बराबर जीरो। लेकिन कह रहा है बी का मान बताइए जब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। और ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा आपका यही रहेगा, यानी जो अननोन रहेंगे वो जीरो के बराबर रहेंगे। तो बी का मान कुछ भी रहे, भाई सॉल्यूशन तो बदलेगा नहीं। मैंने क्या कहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन यही होता है, ईच अननोन इज इक्वल टू जीरो। बी का मान कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्यूशन यही रहेगा। तो फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन ये आपका हो गया। तो बी का मान कुछ भी रहे, मतलब यह है कि बी कैन हैव एनी वैल्यू, कोई भी मान रहे, बी कैन हैव एनी वैल्यू, कोई मान रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, बी कैन हैव एनी वैल्यू। अब चलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। तो दूसरा है फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो पहला काम ये कीजिए कि जो इक्वेशन दिया गया है उसको मैट्रिक्स फॉर्म लिखिए। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज क्या होता है, ए एक्स बराबर बी का फॉर्म जानते हैं ना। ए यानी क्या है, एक्स वाई जेड से मिलकर बना हुआ मैट्रिक्स है जिसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ए यानी सबके कोफिशिएंट क्या है एक्स वाई जेड के, यहाँ एक्स का 2, वाई का 1, जेड का 2, एक्स का 1, वाई का 1, जेड का 3, एक्स का 4, वाई का 3 और जेड का बी, यह हो गया। और कैपिटल एक्स यानी क्या है, यानी अननोन, इसमें क्या है एक्स वाई जेड। तो यह आप लिख लीजिए यहाँ पर एक्स वाई जेड आपका हो गया। और बी का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में जो टर्म रहेंगे यानी कांस्टेंट टर्म अभी मिलते थे आपको कहाँ पर, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ स्थान पर क्या है, यहाँ पर सब जीरो है। तो यह आपका है 0 0 0 आपका यहाँ पर। तो जहाँ नॉन होमोजीनियस में एक्स बराबर बी में बी जहां कांस्टेंट टर्म रहता था, लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, बी बराबर जीरो होता है, यानी आपका यह आपका बी वाला हिस्सा यहां पर है। तो यह आपका मैट्रिक्स ए है और यह एक्स है। ऐसे क्या है, ये कैपिटल जीरो। कैपिटल जीरो का मतलब यह है कि नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो ये आपका इस रूप में हुआ, यानी ये हो गया ए एक्स बराबर जीरो वाला रूप है। अब इट हैज यानी बी का मान निकालना है कब, जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। तो इट हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब यह नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है, मैंने आपको बताया है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब रखेगा जब इस मैट्रिक्स ए की रैंक नंबर ऑफ अननोन से क्या हो, कम हो। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 1 2 3 है। तो इस मैट्रिक्स ए की रैंक 3 से कम होगी
तभी क्या रखेगा, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ये बताइए, यह जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम कब होगी? आपको दो रास्ते हैं, पहले तो आप एचेलॉन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म के माध्यम से आप इसको आगे बढ़ सकते हैं, या दूसरा बेस्ट तरीका है, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में बताया है कि अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम कब होगी? जब डिटर्मिनेंट यानी जो मैट्रिक्स ए है इसके डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? 0 होगा। ध्यान से, यानी कह रहा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब रखता है जब इस मैट्रिक्स की ए की रैंक क्या होगी? नंबर ऑफ अननोन से कम होगी। नंबर ऑफ अननोन 3 है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम कब होगी? जब इसके डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यानी क्या होगा? व्हेन ये हो गया क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा? अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यहां पर दिस इंप्लाइज, अब लिखते हैं डिटर्मिनेंट यानी क्या है यहां पर, चलिए ऊपर लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ए बराबर 0। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपका इस रूप में, और इसको एक काम कीजिए, यानी यहां पर ये 2 1 2 है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया x, ठीक, ये है पूरा आपका, ये हो गया। अब डिटरमिनेंट यानी यही मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 2 1 1 3 4 3 b बराबर 0, ये हो गया। अब एक्सपेंड करके आगे बढ़ते हैं, तो चलिए इस रो के लांग करते हैं 2, यह गायब, b -9 ये हो गया, और -1, फिर यह गायब 1 इंटू बी, -4 3 12, और फिर हो जाएगा +2, इसके लांग रो और कॉलम गायब कीजिए, यह गायब, तो 1 इंटू 3 -4 बराबर 0। आपको पता है कैसे सब करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा? b यानी ये हो गया 2b -18, और ये है -b +12, माइनस माइनस प्लस, और -1 और +2 -2 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज, यहां देखिए तो क्या आ रहा है? 2b -b, ये कितना हुआ? b, और यहां देखिए -18 + 12 -6 और -2 कितना हुआ? -8, और दिस इम्प्लाइज b बराबर क्या है? 8 आपका हो गया। तो यह मान निकल गया b का, जब क्या है? जब इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये तो पार्ट हो गया। फिर कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हुए बताइए। तो क्या करेंगे? इसके आगे क्या कीजिए? b का मान, यहां पर b का मान जो निकाले हैं b = 8, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट कीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी हैव, पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? यहां पर पुट करेंगे तो यह आपका इस रूप में, यानी यहां पर ये देखिए लिख देते हैं यहां पर 2 1 2 1 1 3 और 4 3, अभी क्या निकालें? 8, और यह क्या है? x y z, और बराबर यह है 0 0 0 आपके सूत्र में। अब ये जब हो गया है और कह रहा है सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे आगे बढ़ेंगे इसे देखिए। यह क्या करना है हमको, जो है मैट्रिक्स मेथड से क्या मतलब है, मुझे इसको जो है यानी क्या करना है, फिर रो बाय रो हम क्या करेंगे? एचेलॉन फॉर्म में, ट्रायंगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, रो बाय रो 0 करते जाते हैं और 0 की संख्या रो बाय रो बढ़ाते जाते हैं, और लास्ट में अब 0 नहीं कर सकते हैं, 0 को बनाए रखते हुए, तो जब वह रूप यानी ट्रायंगुलर फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म जब आ जाएगा
तब हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए आपस में एक्स वाई जेड में इक्वेशन प्राप्त करते हैं और वहां से हम लोग जो है एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड में ही कह रहा है, आप यहां भी आप एक्स वाई जेड के 3 इक्वेशनों को लिख सकते हैं, लेकिन हमको मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करना है तो मुझे पहले इसको जो है रिड्यूस करते हुए एक ट्रेंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म में, जहां पर हम जीरो अब नहीं कर सकते हैं, जीरो को बनाए रखते हुए और जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ानी है मुझे, तो इस पर हमको वर्क सिर्फ यहाँ पर ये वर्क करना है। तो चलिए पहले उसको हम रिड्यूस करते हैं, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो क्या चीज़ें, क्योंकि मुझे इसी पर सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे बढ़ा जाए। आपने देखा होगा कि जब भी ट्रेंगुलर फॉर्म एचेलॉन फॉर्म वर्क शुरू करते हैं तो देखते हैं ऊपर अगर 1 रहता है तो काम आपका आसान रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यह 1 है, 1 तो यहाँ पा जाएंगे, अगर R1 माइनस R2 कर दें तो भी 1 पा जाएंगे, लेकिन बजाय उसके अगर हम लोग आपस में अदला बदली कर लें तो भी काम आपका हो जाएगा आसानी से। तो ये काम ज़्यादा आसान है, बाकी आपकी इच्छा, चाहे यह R1 माइनस R2 कीजिए, चाहे आप R1 की जगह R2 एक्सचेंज कर लीजिए, रिप्लेस कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें, यूजिंग R1 इम्प्लाइज R2, यानी R1 की जगह R2 और R2 जगह R1 हम लोग जो है रिप्लेस करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इसी पर होना है सारी चीजें, 1 1 3 ये हो गया, और यहाँ पर क्या होगा 2 1 2 पलट दिया, आपस में अदला बदली, और यह है क्या 4 3 8, और यह आपका वही चीज एक्स वाई जेड, और ये क्या है 0 0 0 आपके रूप में। ठीक, अब हो गया है, तो अब देखिए अब काम आपका आसान हो गया, और यहां से शुरू करते हैं जीरो करना रो बाय रो, यानी ये 1 आ गया, इसको जीरो कर सकते हैं कैसे, R2 माइनस 2R1, केवल रो का इस्तेमाल करते हुए काम करना है। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 2R1, इसको भी जीरो करना है, कर सकते हैं कैसे, एंड R3 इम्प्लाइज R3 माइनस 4R1, ठीक कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 1 1 3, और यहां देखिए तो R2 माइनस 2R1, 2 माइनस 2 0, देखिए 2 माइनस 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 इंटू 1 1 माइनस 2 कितना आया -1। फिर आ जाइए ये 2 माइनस 3 इंटू 2 6, 2 माइनस 6 कितना आया -4। फिर आ जाइए R3 माइनस 4R1, तो 4 माइनस 4 इंटू 1 ये भी 0 हो गया, और 3 माइनस 4 कितना है -1। फिर यहाँ जी 8 माइनस, यहाँ देखिए 8 माइनस 4 3 12, तो 8 माइनस 12 कितना है -4 आपका यहाँ पर भी, और यह आपका ये क्या है -1, और इस ये आ गया, और फिर आपका क्या है एक्स वाई जेड, और यहाँ पर क्या है एक्स 0 0 0 आपके समय क्या जीरो, अब क्या करना है, जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कर सकते हैं, और जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़नी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो करना है, जीरो को बनाए रखते हुए, और जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़नी है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर R3 माइनस क्या होगा R2 कर लीजिए, नॉट R2 माइनस R3, क्योंकि जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़नी है, एचेलॉन फॉर्म यही कहता है। तो क्या करेंगे यहां पर यूजिंग R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R2, यह R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R2, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहां मैं लिख रहा हूं, ये आपका हो गया 1 1 3 0 -1 -4, ये देखिए 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सब 0 हो गया। अब फिर यहां पर क्या है एक्स वाई जेड, और फिर क्या है 0 0 0, ये हो गया। अब क्या जीरो कर सकते हैं क्या, आप सोचेंगे हाँ इसको जीरो कर सकते हैं, लेकिन जीरो करना है जीरो को बनाए रखते हुए, इसके जीरो करने के चक्कर में यह जीरो गायब हो जाएगा। तो क्या हुआ, अब जीरो नहीं कर सकते हैं जीरो को बनाए रखते हुए, तो आपने रिड्यूस कर लिया इस मैट्रिक्स को ट्रेंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म में।
तो जब ये रिड्यूस हो गया है तब हम लोग क्या करें, इक्वेशन ग्रुप लिखना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स का किया जाए। तो यह आपका क्या 3x3 है, ये 3x1 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स जो 3 है और नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स जो 3 है बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यह कंडीशन होल्ड हो रही है। तो चलिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 का x में x प्लस 1 का y में प्लस y प्लस 3 का z में प्लस 3z और किसके बराबर है, ये है 0। फिर आ जाइए 0 इंटू एक्स, ये 0 हो गया, -1 इंटू y माइनस वाई माइनस 4 इंटू जेड -4 और किसके बराबर है 0 के। आपके सामने ये तो नीचे सब 0 मिलेगा, ये आपके सामने। मुझे एक्स वाई जेड का मान निकालना है। थोड़ा ये इधर देखिए तो कितने इक्वेशन हैं, 2 इक्वेशन आपके सामने हैं, यह और यह। अननोन कितने हैं, 3 है, एक्स वाई जेड। इक्वेशन 2 है, अननोन क्या है, 3 है। तो ये तो आप जानते हैं कि जितने अननोन हैं उतने इक्वेशन चाहिए अननोन का मान निकालने के लिए। अगर 2 अननोन है तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए, 3 अननोन है तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, अननोन 3 है, इक्वेशन 2 है। तो इसका क्या मतलब है, हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व, यानी तीनों मान निकालने के लिए मुझे 3 इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहां पर इक्वेशन 2 है, अननोन 3 है, इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व, तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, मुझे एक सॉल्यूशन रूप में दिखाने के लिए एक मान हम अपनी तरफ से जेड का मान एक्स वाई एक मान किसी का मान लेते हैं और वहां से बाकी मान उसके पुट करते हुए निकाल लेते हैं। तो यहां पर चाहे एक मान अपनी तरफ से जब इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाता है तो एक मान हम अपनी तरफ से मान लिया जेड का मान लेते हैं, के है, लैम्डा है, यानी इस तरह का कोई एक मान लीजिए और उस मान को मानते हुए यहाँ से y यहाँ से x निकाल कर हम दिखाते हैं सॉल्यूशन इसका इस रूप में। तो यहाँ पर मान लिया क्या, लेट z बराबर मान लिया k, ये देखिए k मान लिया, z k है तो दिस इम्प्लाई, अब z k है तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं। देखिए तो दिस इम्प्लाई -y -4 के बराबर 0 होगा ना, z बराबर k। तो दिस इम्प्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, -y इजिकल टू 4k और y बराबर कितना आ गया, -4k, निकल गया। तो यह जेड वाई, अब x निकालना है, x निकालने के लिए क्या किया, इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां से अगर x निकालना चाहें, ये x है और प्लस y कितना है -4k और प्लस 3z, z यानी कितना है k बराबर 0। तो दिस इंप्लाई x माइनस k बराबर 0, सॉरी x माइनस k बराबर 0। तो ये कितना आपके पास आ गया, कितना आ गया, x बराबर k। तो आपने x बराबर k पाया, y बराबर -4k पाया और z बराबर k आपने पाया। यही आप क्या है, सॉल्यूशन है, आपने इस रूप में पाया। तो यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, इसको जो है b का मान भी निकला है जब ट्रिवियल सॉल्यूशन रहे, जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रहे, और फिर कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यह सॉल्यूशन यह आपके सामने, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका इस रूप में पूरा हुआ। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर आ रहे हैं, वह क्या है, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। यह वेक्टर से मतलब रो या कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो क्या कब डिपेंडेंट होता है, कब इंडिपेंडेंट होता है और कैसे एग्जामिन करते हैं, यह सब कुछ चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।